नमस्कार बागवान भाइयों, रेंजर ऑर्चर्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय प्रागटा लेके हाजिर एक नई वीडियो आप लोग के साथ। तो मेरा ऑर्चर्ड की जो एलिवेशन है वो है 7500 फीट, और जिस ब्लॉक में मैं अपने ऑर्चर्ड के खड़ा हूँ ये है वांश रॉयल कह लीजिए या वांश वैरायटी कह लीजिए, स्पर कह लीजिए, जो पुरानी होती थी। तो आज हम जिस विषय को लेकर आप लोग के समक्ष आए हैं वो आए हैं एप्पल साइज़ और हार्वेस्टिंग से पहले हम क्या चीज़ें कर सकते हैं और क्या चीज़ें नहीं करी जा सकती, या किन चीज़ों को करने से हमें फ़ायदा होगा और किन चीज़ों को करने से हमें नुकसान होगा। आज तारीख है जुलाई का मंथ शुरू हो चुका है और आज जो तारीख है वो है 5 जुलाई 2022। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह का क्रॉप इस साल लगा है, और ये आप देख सकते हैं फ्रूट किस तरह से डेवलप हो रहा है। तो सबसे पहली बात जो मैं करूँगा, वो जो मेन इशू इस वक्त और इस समय हम लोगों ने फेस किया है वो रहा है ड्रॉट का। ड्रॉट कंडीशंस इस साल बेहद बेहद ज़्यादा नुकसानदायक रही हम सभी बागवानों के लिए। और जहाँ तक क्रॉप की बात की जाए तो जो पिछले साल का क्रॉप था, सिमिलर उसी तरह का क्रॉप मेरे इस साल भी, मैं अपनी ऑर्चर्ड की बात करूं तो मेरे ऑर्चर्ड में इस साल भी वैसा ही क्रॉप है। और कुछ बगीचों में जहां पिछले साल थोड़ा कम था वहां पे इस साल और भी अच्छा सेब लगा हुआ है। तो बात करते हैं न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कि मेरा जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट रहा है वो किस तरह का रहा है। अभी जो लास्ट स्प्रे मैंने लगभग 25 जून और 28 जून के बीच में जो स्प्रे किया है, वो जो लास्ट स्प्रे है वो हमने ऐड किया है बायर का बोनस और प्लस न्यूट्रिशन में उसके साथ कैल्शियम। और कैल्शियम के अलावा अब हम कोई भी न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं शुरू से लेकर। हमने शुरू में एनपीके और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक आपके जैसे इकोह्यूम, ह्यूमिक एसिड्स, अमीनो एसिड्स वगैरह जो भी आपके अवेलेबल होते हैं वो दिए, ताकि जो ड्रॉट टॉलरेंस है प्लांट की, जो सूखे की झेलने की क्षमता या हीट स्ट्रेस या आपके कोल्ड स्ट्रेस, जो जिस भी तरह की कंडीशन है उसको झेलने में प्लांट को हेल्प मिले और प्लांट एकदम से स्ट्रेस में ना चला जाए, उसके बेनिफिट्स भी हमें बहुत अच्छे मिले। और प्लस हमने जो न्यूट्रिशन की वैल्यूज़ ऐड की है वो हमने कैल्शियम के अभी तक जो मैं आपको, हमने जो पेटल फॉल से शुरू किया है कैल्शियम 100 ml की रेशो से शुरू किया था, और अभी हम पहुंच चुके हैं लगभग आपके 8 स्प्रे के आसपास हम कैल्शियम की कर चुके हैं स्प्रे। और उसका जो रिज़ल्ट है आप देख ही सकते हैं कि फ्रूट क्वालिटी बेहतरीन बन के आ रही है। और अब बात आती है साइज़ की। अब कुछ लोगों के दिमाग में एक बहुत ही बड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क लग चुका है कि कुछ लोगों का कहना यह है कि आपका जो कैल्शियम है वो साइज़ चेक करता है, पर ये एक तरह का मिथ है। अब मिथ किस तरह से ये पनपा वो भी मैं आप लोग को समझाता हूँ कि मैक्सिमम ये जो मिथ्स हमारे बीच ऑर्चर्ड के रिगार्डिंग आते हैं वो सब हम ही लोग स्प्रेड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरा किसी और वजह से, किसी इशू की वजह से मेरा साइज़ ऑर्चर्ड में जो सेब का है वो रुक जाता है और मैंने उसके पहले कैल्शियम का स्प्रे किया हो, तो मैं सबको एक ही चीज़ बोलूँगा, नहीं यार मैंने कैल्शियम का स्प्रे किया था तो इस वजह से मेरा जो साइज़ है वो चेक हो गया लगता है मुझे। बट ये एक तरह का मिथ है और कोई साइंटिफिक लॉजिक इस बात में नहीं है। जो आपका कैल्शियम है, जो कैल्शियम का रोल है वो प्लांट में सेल डिवीज़न और आपकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो उसको इम्प्रूव करता है, क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, यील्ड को इम्प्रूव करता है, प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है। और अगर आप कैल्शियम के साथ बोरोन ऐड कर रहे हैं तो वो आपका और सी बहुत सी चीज़ों के लिए, जैसे आपके फ्रूट पे स्पॉट्स आते हैं किसी रीज़न्स की वजह से या डेफिशिएंसीज़ की वजह से, उसको भी क्योर करता है। और कैल्शियम आपके रस्टिंग नहीं आने देता। आप देख सकते हैं कि मेरे फ्रूट पे आपको कहीं भी कोई भी रस्टिंग नहीं दिखेगी। और रस्टिंग और या किसी भी तरह का अगर फ्रूट पे डैमेज है तो उसको इम्प्रूव करता है, उसको प्लांट में अच्छे से स्प्रेड करता है, प्लांट को मजबूत और हेल्दी बनाता है। तो अब कैल्शियम हम दो तरह से प्लांट को अवेलेबल करवाते हैं। एक हम आपके जिसको हम कैल्शियम और बोरोन जो हम सॉइल में डालते हैं, जिसको हम कैल्शियम नाइट्रेट फॉर्म में भी डालते हैं, सॉइल में डालते हैं विद बोरोन। तो एक वो आपका है जो सॉइल से हम सर्दियों में या आपके फ्लावरिंग से 15-20 दिन पहले और फ्लावरिंग के 15-20 दिन के बाद जो हम ऐड करते हैं, ये उसको
एक तरीका वो है, हम प्लांट को जो कैल्शियम प्रोवाइड करवाते हैं, और दूसरा तरीका है फॉयलर स्प्रे से। अब फॉयलर स्प्रे से किस तरह से हम प्लांट के ऊपर कैल्शियम का छिड़काव करते हैं। जो आपकी ये लीव्स है, ये आप देख सकते हैं कि ये लीव्स आपके प्लांट को फूड सप्लाई करने में मदद करती है। जितना ज़्यादा क्लोरोफिल प्लांट बनाएगा उतना ज़्यादा वो हेल्दी रहेगा और फ्रूट की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। और ये किस तरह से आपके न्यूट्रिशन को प्लांट तक पहुंचाता है। जो लीव्स होते हैं इसमें एक तरह के अंतरोधी, या फिर आप कह सकते हैं कि सिस्टम इस तरह का बना होता है कि इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं लीव्स में, जो दिखते नहीं हैं हमें, जो आपके मैक्सिमम सुबह के टाइम और शाम के वक्त ज़्यादा खुले हुए होते हैं। अगर तभी उसी टाइम पे हमें छिड़काव करने के लिए कहा जाता है कि हम सुबह के वक्त या शाम के वक्त अपने पौधों में किसी भी चीज़ का, जो फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, एर्किसाइड्स या आपके न्यूट्रिशन है, उसका छिड़काव सुबह या शाम के वक्त करें। क्योंकि उस वक्त पे जो ये छिद्र होते हैं लीव्स के, वो खुले होते हैं। एक तरह से मैं आप लोग को एक प्रॉपर एक सरल भाषा में इस चीज़ को समझाऊं, तो सरल भाषा में कहने का मतलब ये है कि जो प्लांट है उसका लगभग जो डाइट प्रोसेस या आपका जो इसके इनसाइड जितने भी जिस तरह का जो भी सिस्टम है, वो थोड़ा बहुत ह्यूमन बीइंग से मिलता है, उसी तरह का इसका प्रोसेस रहता है। हमारी बॉडी जिस तरह से इनटेक करती है, उसी तरह से प्लांट भी इनटेक करता है हर चीज़ों को, कुछ सॉइल से, कुछ हम जो एडिशनल फॉइलर के तौर पे, और सनलाइट से, जो धूप से, और जो आपके हम छिड़काव करते हैं उससे ग्रहण करता है। अब बात आती है कि कैल्शियम साइज़ चेक करता है या नहीं। इस क्वेश्चन की तो इसका सिंपल सा जवाब है नहीं। कैल्शियम आपका साइज़ चेक नहीं करता है। प्लांट में कैल्शियम का रोल आपके प्लांट में बेहतरीन साइड विज़न भी कब तक करता है, जो आपका एप्पल है, जो आपका साइज़ है, वो वॉलनट स्टेज तक डिसाइड हो जाता है कि आपका जो फ्रूट है वो उसका साइज़ किस तरह का बनेगा। क्योंकि मैक्सिमम जितना भी आपका साइड डिवीज़न होता है पौधों में, वो होता है आपके वॉलनट स्टेज तक। वॉलनट स्टेज के बाद आपके जो न्यूट्रिशन हम कैल्शियम देते हैं, वो सिर्फ फ्रूट की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, क्वालिटी बढ़ाने के लिए, शाइन बढ़ाने के लिए, और कलरिंग और साइज़ इम्प्रूवमेंट, तो आपका वॉलनट तक ही ये रोल प्ले करता है। बट जो वॉलनट के बाद है, वो आपका मैक्सिमम जो यूजेस रहता है कैल्शियम का, वो यही क्वालिटी इम्प्रूव, शेल्फ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए। जो आपका फ्रूट का प्रेशर है उसको कैल्शियम इम्प्रूव करता है, जल्दी उसको पकने नहीं देगा, सड़ने नहीं देगा, उसकी जो स्किन है उसको बेहतरीन फ्लश टच देगा और चमकदार आपके फ्रूट को बनाएगा। अब बात आती है कि कैल्शियम किस तरह से हम देते हैं। मैं आप लोग को एक प्रोसेस बता चुका, एक सॉइल के थ्रू और दूसरा आपके फॉइलर के थ्रू, और तीसरा हम ड्रिप रिसोर्सेज के थ्रू भी हम कैल्शियम को पूरे साल पौधे को दे सकते हैं। वो मैक्सिमम आपके जो रूट स्टॉक्स है उनके लिए अवेलेबल रहता है। हम सीडलिंग में उतना ड्रिप इरिगेशंस जो हमारे ओड ऑर्चर्ड्स है उसमें नहीं दे सकते हैं। और फिर बात आती है कि साइज़ बन गया, और अब हमारी जो लीव्स हैं उसको हम किस तरह से प्रोटेक्ट करें, और लीव्स को प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है। तो इसका सरल भाषा में एक सीधा सा आप लोग को मैं आंसर दूंगा, जो ये है कि हमारी नेक्स्ट ईयर की क्रॉप अभी से डिसाइड हो जाएगी कि हमारा जो बीमा है, जो हमारा स्पर है, वो किस तरह से परफॉर्म करेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। वो तैयार होगा भी या नहीं होगा, वो अभी ही डिसाइड हो जाएगा। हमारे को इस समय में जो सबसे मुश्किल फंगस या वायरस कह लीजिए, वायरस फंगस जो भी रोकना है, उसका मेन जो हमारा अभी टारगेट होता है इस मंथ में, वो होता है ऑर्टनिया एंड मोज़ेक वायरस। तो ऑर्टनिया को हम किस तरह से रोक सकते हैं। ऑर्टनिया के लिए हम ट्यूबरकुलोनाज़ोल, जो आपके शेड्यूल में आता है नेटिवो के नाम से, शमीर के नाम से, और भी बहुत से ब्रांड्स इस तरह के मार्केट में अवेलेबल है, जो आपको इस केमिकल को प्रोवाइड करवाते हैं। एक वो आपके लीफ फॉल रोकने में मदद करेगा, ऑर्टनिया को केयर करने में मदद करेगा। आपके कैब्रियोटॉप एक नाम की दवाई मार्केट में आती है, वो भी आपके इसको रोकने में मदद करता है। बट वो आपको पहले ऐड करना पड़ता है, जब आपकी ऑर्चर्ड में वो बीमारी नहीं आई हो। जब आप वो बीमारी आपके ऑर्चर्ड में प्रवेश कर गई और आप लोगों के ऑर्चर्ड में उसके सिम्टम्स दिखने शुरू हो गए, तो वो फिर उतना आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो उसका वो फिर वो आपका एक प्रिकॉशनल
मेडिकेशन है जो हम प्लांट को देते हैं, जो हम पहले देते हैं, तो वो आपके आपके एक तरह की लेयर बना के आपके लीव्स को प्रोटेक्ट कर लेगा। बट अगर हम उसे बाद में जब सिम्टम्स आ चुके हैं और जब लीव्स में वो बीमारी या वायरस लग चुका है, हम उसको उस टाइम पे करेंगे तो उतना आपके इफ़ेक्टिव नहीं होगा। अब बात आती है कि फ्रूट में कलरिंग किस तरह से आई, किस तरह से हम किस तरह से फ्रूट को अच्छा कलर दे सकते हैं। तो मैं आप लोग को एक सिंपल और भाषा में एक चीज़ बताऊंगा, तो वो आप लोग के लिए शायद बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मैं भी उतना कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ कि जिसके पास बहुत सी जानकारियाँ। मैंने भी ऐसे ही दूसरे फार्मर्स के साथ मिल के और अपने कुछ एक्सपीरियंस को और किसी सीनियर से सीख के हर चीज़ को देखा और कुछ स्टडीज़ करके थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल करके अपने आप को इतनी नॉलेज दी है, क्योंकि नॉलेज के लिए रिसोर्सेज आज के टाइम में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो बांटनी चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। और कुछ चीज़ें मुझे पता होगी, कुछ आप लोगों को मुझसे बेहतरीन पता होगी। तो अगर आप लोग को भी कोई अच्छी चीज़ें पता है तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि मैं और क्या चीज़ें इम्प्रूव कर सकता हूँ या मेरी इस ऑर्चर्ड में क्या कमी दिख रही है। तो अब बात आती है कि कलरिंग के लिए क्या कर सकते हैं। अब बात सीधी सी मैं आप लोगों को एक क्लियर बता दूं, कलर दो तरह से डिसाइड होता है। एक आपकी वैरायटी किस तरह की है, जो मेन आपकी प्रोसेस है कि वैरायटी का जो आपका करैक्टर है वो किस तरह का है, वो हाई कलर स्ट्रेन है या उसमें कलर कलर डिले आता है, और उसके जो करैक्टर्स है वो किस तरह के है, वो फुल कलरिंग वैरायटी है या हाफ़ कलरिंग वैरायटी है। तो वो उस बात पे भी निर्भर करता है। अगर आप हाफ़ कलर वैरायटी पे ये चीज़ उम्मीद करेंगे कि वो लाल हो जाए या प्रॉपर रेड हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं हमारी बेवकूफ़ी है अगर हम उसमें फुल कलर इमेजिन कर रहे हैं, बिकॉज उस वैरायटी का वो करैक्टर नहीं है। पहली चीज़ ये, अगर आपके पास कोई फुल कलर हाई कलर स्ट्रेन वैरायटीज़ है, जैसे आपके स्कारलेट है, रेड ब्लॉक्स है, ज़ेरोमाइन है, एडम है, तो दे आर फुल color strain varieties. They form their color from starting. वो बचपन से ही उसी तरह के करैक्टर के साथ उत्पन्न होते हैं, उनकी पैदावार होती है, तो उनका कलर भी लास्ट तक बेहतरीन रेड रहता है। बट जहाँ तक हमारी ट्रेडिशनल ऑर्चिड्स की बात है, अब मैं इसी वैरायटी की बात करूँ तो इसका जो कलरिंग प्रोसेस है वो वॉनेट से शुरू होता है। ये थोड़ा जो हमारी ओल्ड रॉयल है उससे थोड़ा एडवांस है, मतलब कि उससे 10-15 दिन एडवांस इसमें हार्वेस्टिंग भी आ जाती है, कलर भी आ जाता है। तो वो वैरायटी इस तरह की परफॉर्म करती है। और दूसरा जो प्रोसेस है वो आपकी ये है कि आपके ऑर्चर्ड में धूप, न्यूट्रिशन और पानी और ये सब चीज़ें किस तरह का कॉम्बिनेशन आपने आपने किस तरह की प्लांट को कैनोपी दी है, किस तरह का उसका डाइट दिया है, उसको किस तरह से ग्रो अप किया है, तो वो उस पे भी निर्भर करता है। फिर आती है बात एलिवेशन की। तो मैक्सिमम जो कलर की दिक्कत आती है वो आती है लोअर एलिवेशंस पे, बट अब वहाँ पे भी ये दिक्कत आना बंद हो चुकी है। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास हाई कलर स्ट्रेन वैरायटीज़ अवेलेबल हो चुकी है जो लोअर बेल्ट में अच्छी परफॉर्म कर रही है। और अब बात आती है हाइट की, तो हाइट में आपके नेचुरल कलर अच्छा आता है, बस उसके लिए आपको पेशेंस रखनी पड़ती है, रुकना पड़ता है और उस चीज़ के लिए आपको वेट करना पड़ता है। अगर हम ये उम्मीद करें कि आज ही मैं अपने सेब को प्रॉपर रेड बना के मार्केट में ले जाऊं, तो वो मेरी बेवकूफ़ी होगी। और मैं चाहे जितना मर्ज़ी कोई आपके कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ कर लूँ कि हाँ मेरा कलर आएगा इससे, या वो कंपनी जितना मर्ज़ी क्लेम करे, कलर आपका वैरायटी की नेचुरल करैक्टर्स और उसके नेचुरल परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड करता है। बस हम एक तरह से इसको हेल्प कर सकते हैं, इसको बूस्ट अप कर सकते हैं अपने से। हम उसको उसके अच्छे कलर के लिए उसमें न्यूट्रिशंस ऐड कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे जो कैल्शियम है वो हम लगभग, मैं अपनी बात करूँ तो हमारे जो 8 स्प्रे हो चुके हैं, तो अब हम इसके जो लास्ट स्प्रे था वो कैल्शियम ऐड किया था, बट अब हम कैल्शियम रोक देंगे। कैल्शियम अब हम 15 से 20 दिन पहले सेब तोड़ने के पहले जो हमने स्टार्टिंग डोज दी थी उसी डोज पे हम एंड करेंगे 100 ml पे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पोटाश प्लस फास्फोरस का कॉम्बिनेशन अपने ऑर्चर्ड में, या सल्फेट ऑफ पोटाश या पोटाश हम ऐड करेंगे। अब बात आती है कि पोटाश कलर लाती है, नहीं, पोटाश कलर नहीं लाती है। पोटाश फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है और प्लांट को हेल्प करती है, जो उसके कलर बनाने के हार्मोन्स है उसके में उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए हम उस चीज़ को ऐड करते हैं, और पोटाश से क्वालिटी और साइज़ में भी बेहतरीन रिज़ल्ट मिलते हैं।
और प्लस फॉस्फोरस आपका ये रोल जो प्ले करता है वो कलर में प्ले करता है, वो अच्छी क्वालिटी का कलर आने में प्लांट की मदद करता है, बट वो कलर नहीं लाता, वो मदद करता है। जितने भी ये आपके एडिशनल हम बाहर से पोटाश है, फॉस्फोरस है या न्यूट्रिशन हम देते हैं जो हम कलर के लिए मानते हैं कि हाँ ये कलर है, ये कलर अच्छा नहीं लाते, ये सिर्फ प्लांट में कलर को आने में मदद करते हैं, अच्छे तरीके से कलर को लाने में मदद करते हैं, ये सिर्फ हेल्पर है। अच्छा, अब बात आती है कि इथरल जो एक इथोफॉन नाम का हार्मोन है उसका क्या रोल रहता है। अब जितने भी पीजीआर्स है मार्केट में, अब मैं सबसे पहले एक आप लोग का एक डाउट क्लियर कर दूं कि पीजीआर्स जितने भी मार्केट में अवेलेबल है ये प्लांट में नेचुरली अवेलेबल होते हैं, ये प्लांट के नेचुरल हार्मोन्स हैं। अब जैसे हमारी बॉडी में, हमारी बोन्स में फॉस्फोरस प्लस कैल्शियम होता है, बट अगर हमारी किसी चीज़ उस कैल्शियम को बनने में टाइम लग रहा है या उसकी डेफिशिएंसी, तो हम उसको एडिशनल भी बाहर से मेडिकेशन के थ्रू लेते हैं, तो एक तरह से हमारी जो प्रोसेस है बॉडी का उस चीज़ को बनाने के लिए उसमें हमारी मदद करता है। और दूसरी बात, अब इथोफॉन क्या करता है, इथोफॉन प्लांट में नेचुरली अवेलेबल होता है, ये हार्मोन प्लांट में कलर लाने के लिए जिम्मेवार होता है, ये प्लांट में कलरिंग लाने के लिए, प्रोसेस लाने के लिए जिम्मेवार होता है, मतलब कि इसके वजह से फ्रूट अच्छे तरीके से तैयार होता है, राइप होता है और कलर आता है। बट अब होता क्या है कि कई जगह पे किसी वैरायटी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाती, जैसे लोअर एलिवेशंस पे उतना टाइम प्रोसेस नहीं मिल पाता है इथोफॉन को कि वो नेचुरल जो प्लांट में अवेलेबल है कि वो अच्छे से कलर को ले आए, उसको उस तरह की मॉइस्चर न्यूट्रिशन या उस तरह कोई भी बहुत सी कंडीशन होती है। तो हम अब क्या करते हैं, अब हम उसको एडिशनल हम उसको बाहर से देते हैं फॉयलर के थ्रू, ताकि वो प्लांट में पत्तियों के थ्रू जाके उस प्रोसेस को, उस हार्मोन को बूस्ट अप कर दे। वो एक हार्मोन को हम, जैसे हमारी बॉडी में कैल्शियम है तो हम ऊपर से अगर कैल्शियम ले ले तो हमारी जो कैल्शियम की क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी और थोड़ी जल्दी बन जाएगी और हमारी बोन्स अच्छे से मतलब कि ग्रो करने लग जाएगी। बट अब इथोफॉन का भी वैसा ही रोल हम मान के चलते हैं, इथोफॉन को हम उसी तरह से यूज़ करते हैं। अब हम उसको एडिशनल जब लीव्स पे देंगे तो वो जो प्लांट में नेचुरल हार्मोन अवेलेबल है उसको वो बनाने में थोड़ा हेल्प करेगी और जल्दी करेगी। तो इस तरह से हमारा जो कलर है वो बेहतरीन निकल के आएगा, शाइन अच्छी निकल के आएगी और हमारा जो फ्रूट है वो लगभग प्रॉपर तरीके से और थोड़ा जल्दी तैयार हो जाएगा। बट उसके नुकसान भी है, फ़ायदे भी है। अब वो डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को यूज़ कैसे कर रहे हैं। अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसको ओवरडोज़ में तो वो नेचुरल है कि अगर आप को रिक्वायरमेंट सिर्फ एक रोटी की है अभी बॉडी में और आप खा 10 लोगे तो वो आपको अच्छे से मदद नहीं करेगी, वो उल्टा ये करेगी कि वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुँचाएगी। उसी तरह से अगर हम इथरल का यूज़ अच्छे से करें तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बट अगर हम उसका एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदायक भी है। और इथरल का जो इथोफॉन हमारा हार्मोन है वो स्पर्म डेवलपमेंट में भी मदद करता है और आप देख सकते हैं कई जगह कलरिंग कैसी उभर के आ रही हैं। तो अब मैं ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए जो मुझे बातें पता थी, जो मुझे लगा कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूं और आप लोगों को उस बारे में जानकारी दूं, तो वो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है। और प्लस अगर किसी को कोई क्वेरी हो किसी चीज़ के बारे में तो वो मुझे कमेंट में मैसेज कर सकता है, मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। अगर किसी को कोई जानकारी है जो मेरे साथ शेयर करना चाहता है तो वो मेरे साथ उस चीज़ को शेयर कर सकता है। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे बता सकता है। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हुआ उम्मीद करूँगा कि ये वाला सीज़न आप लोग के लिए, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो और अच्छे से आप लोगों की इनकम जनरेट हो और नेक्स्ट ईयर के लिए हम अच्छे से अपने बगीचे की मैनेजमेंट कर पाए। धन्यवाद। रेंजर ऑर्चर्ड से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।